नमस्कार बच्चों, आपने कमेंट बॉक्स में लिख कर के मुझसे कहा कि कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का कोई सैम्पल पेपर करा दीजिए। तो दिल्ली में अभी जो मध्य अवधि परीक्षा हुई उसका प्रश्न पत्र भी एक तरह का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र ही है, और इसीलिए यदि आप उस प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको सही सही प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ में आ जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो दिल्ली के अंदर एक तो प्रथम पाली यानी सुबह की शिफ्ट जो होती है उसका हिंदी का प्रश्न पत्र था, और दूसरा द्वितीय पाली इवनिंग शिफ्ट का भी प्रश्न पत्र था। मॉर्निंग शिफ्ट वाले उस प्रश्न पत्र का वस्तुनिष्ठ अंश हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट वाले हिंदी के 11वीं कक्षा के प्रश्न पत्र का वस्तुनिष्ठ अंश करेंगे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और वे उत्तर क्यों बन रहे हैं यह भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखा तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि इसी प्रकार के ही प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाने हैं और आप उनके उत्तर कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना। तो बच्चों ये देखिए, यह है मध्य अवधि परीक्षा में पूछा गया हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसमें कि कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। जैसे इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, क, ख और ग। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। खंड क व ख में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ख में ग में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें कुछ के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके लिए सबसे पहले खंड क में है अपठित गद्यांश। तो इस अपठित गद्यांश को मैं पहले पढ़ देती हूँ, फिर इसके प्रश्न देखेंगे। भारत में कोविड-19 का पहला मामला पिछले वर्ष 30 जनवरी 2020 को सामने आया था, जब केरल की एक मेडिकल छात्रा चीन के वुहान से वापस अपने घर लौटकर आई थी और उसमें कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। यह वक्त वह था जब दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही थी। इस दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी थी। इस पर महामारी ने जीवन की सहायता को पूरी तरह बाधित कर दिया था। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लॉकडाउन लागू की गई और इसे कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया, क्योंकि यह सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की ही बड़ी भूमिका है। अतः असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों की होती है। अधिकतर नागरिकों ने जागरूकता और सहज बोध की वजह से जरूरी सावधानी बरती, लेकिन इसके समानांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ नौकरी और उसकी तनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी यह है कि उनके सामने यह आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ हुआ उल्टा। नौकरी गई, कई जगहों पर वेतन नहीं मिला या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा है। उसका तार्किक समाधान कैसे होगा, यह लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। वैसे इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले ही बंद हों, लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई है। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी। बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही थी। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी थे जिन्हें
कंप्यूटर चलाना नहीं आता था क्योंकि उनके सामने चुनौती थी ऑनलाइन कक्षाएं लेने की। सबने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह तकनीक के माध्यम से पढ़ाई लिखाई को जारी रखा गया। अब कोरोना महामारी की वैक्सीन आने से सुखद भविष्य की आशा दृष्टिगोचर है। और अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 का पहला मामला कब सामने आया? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। मार्च 2020, फरवरी 2020, जनवरी 2020 या दिसंबर 2019। तो इसका सही विकल्प होगा ये तीसरे वाला, जनवरी 2020। जैसा कि आपको इसमें पहले पैरा में ही समझ आ गया कि यह उत्तर बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बच्चों और बुजुर्गों की चिंता का कारण क्या था? प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण, दूसरों पर निर्भर होने के कारण, बीमारी का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण या अधिक बीमार रहने के कारण। तो सही विकल्प क्या है? पहला, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण। तीसरा प्रश्न, भारत में नियम कायदे अमल में लाना एक चुनौती क्यों है? निरक्षर होने से, नियम कायदों की समझ न होने से, अधिक आबादी होने से या नियम कायदे न मानने से। तो इसका सही विकल्प बनेगा तीसरा, अधिक आबादी होने से। चौथा प्रश्न, पूर्णबंदी या लॉकडाउन का मकसद क्या था? नियम लागू करना, कोरोना का संक्रमण रोकना, लोगों का घूमना फिरना बंद करना या जनता द्वारा नियम न मानने को विवश करना। तो सही विकल्प होगा दूसरे वाला, यानी कोरोना के संक्रमण को रोकना। और पांचवा प्रश्न, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे पैदा हुई? आर्थिक गतिविधि बंद होने से, नौकरी खत्म होने से, कोरोना महामारी आने से या तनख्वाह नहीं मिलने से। तो सही विकल्प है आर्थिक गतिविधियां बंद होने से, पहला विकल्प। अब प्रश्न संख्या 6, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? 4 विकल्प हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण, प्राइवेट स्कूलों के दबाव के कारण, शिक्षकों के ज्ञानार्जन के लिए या शिक्षा जारी रखने के लिए। तो सही विकल्प है पहला, बच्चों के भविष्य की चिंता के कारण। 7वां प्रश्न, महामारी के दौरान शिक्षकों ने शिक्षक होने का दायित्व कैसे पूर्ण किया? बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण द्वारा, अपनी नौकरी की चिंता द्वारा, तकनीक सीखने की हिम्मत द्वारा या कोरोना की ड्यूटी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण द्वारा, पहला विकल्प। और प्रश्न संख्या 8, निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है क्या? निर्भर या नि या निर या फिर भर। सही विकल्प तीसरा, निर। 9वां प्रश्न, शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? अभिभावकों के भय से, बच्चों की चिंता के कारण, अपनी नौकरी के कारण या ऑनलाइन शिक्षण के भविष्य हेतु। तो सही उत्तर है बच्चों की चिंता के कारण। 10वां प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है? बढ़ता आर्थिक संकट, कोरोना महामारी का प्रभाव, शिक्षा की समस्या या बेरोजगारी। तो सही विकल्प क्या होगा? कोरोना महामारी का प्रभाव, विकल्प संख्या 2। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो बच्चों पहले इसे हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्न देखेंगे। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। सहसा भूली याद तुम्हारी, उर में आग लगा जाती है। उर का अर्थ है हृदय। यहाँ पर पता चल रहा है कि कवि अपनी प्रिया को याद कर रहा है और उसकी याद में वह महसूस कर रहा है कि हृदय में आग लग जाती है। विरह ताप भी मधुर मिलन के सोए मेघ जगा जाती है। मुझको आग और पानी में रहने का अभ्यास बहुत है। यहाँ कवि अपने विभिन्न परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी रहने के अभ्यास की बात कर रहा है और प्रिया से मिलन की उसमें तड़प जाग रही है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम, विश्वास बहुत है। धन्य धन्य मेरी लघुता को,
जिसने तुम्हें महान बनाया। यहाँ पता चल रहा है कि अपनी लघुता बता रहा है कवि और प्रिया को महान बता रहा है। धन्य तुम्हारी स्नेह कृपणता जिसने मुझे उदार बनाया। अपनी उदारता का कारण भी पता चल रहा है। किसको बताया उसने? स्नेह कृपणता को। किसकी? प्रिया की। अपनी प्रिया की स्नेह कृपणता को उसने उदारता का कारण भी बताया। मेरी अंध भक्ति को केवल इतना मंद प्रकाश बहुत है, जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम विश्वास बहुत है। यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि वह अपनी प्रिया से अंध भक्ति करता है, एक निष्ठ प्रेम करता है और अपनी उम्मीद को उसने प्रकाश का नाम दिया है कि उसको ये थोड़ी सी उम्मीद ही काफी है कि वह उससे मिल पाएगा। अगणित शलभों के दल एक ज्योति पर जल जल मरते, एक बूंद की अभिलाषा में कोटि कोटि चातक तप करते। शलभ यानी पतंगे, कि अगणित पतंगे जो हैं वो ज्योति पर जल करके मर जाते हैं। और शशि के पास सुधा थोड़ी है पर चकोर की प्यास बहुत है। शशि माने चंद्रमा और सुधा यानी अमृत। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम विश्वास बहुत है। ओ जीवन के थके पखेरु, बड़े चलो हिम्मत मत हारो। पखेरु बोलते हैं पक्षी को। पंखों में भविष्य बंदी है, मत अतीत की ओर निहारो। क्या चिंता धरती यदि छूटी, उड़ने को आकाश बहुत है। जाने क्यों तुमसे मिलने की आशा कम विश्वास बहुत है। अब इस अपठित पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें पहला प्रश्न है, कवि के मन में अचानक प्रिय की याद आकर कौन सा विश्वास जगा जाती है? मिलन और विरह का, प्रिय को याद करने का, विरह व्यथा का, या प्रिय से मिलने का? तो सही विकल्प होगा चौथा, प्रिय से मिलने का। अगला प्रश्न है, कवि की प्रिया को किसने महान बना दिया? प्रिय की स्नेह कृपणता ने, प्रिय मिलन ने, अतीत की यादों ने, या कवि की लघुता ने? तो सही विकल्प क्या होगा? चौथे वाला, कवि की लघुता ने। तीसरा प्रश्न, किसने कवि को उदार बना दिया है? कवि की गुरुता ने, कवि के विरह ने, प्रिय की स्नेह कृपणता ने, या चकोर की प्यास ने? तो इसका सही विकल्प है प्रिय की स्नेह कृपणता ने, यानी कि तीसरे वाला। अगला, कवि को किसने रहने का अभ्यास, किस में रहने का अभ्यास है? आग और पानी में, घर में, या वन में? तो सही विकल्प है पहला, आग और पानी में। पांचवा प्रश्न, कवि ने जीवन को किसके समान बताया है? प्रकाश के समान, अतीत के समान, बंदी के समान, या थके हुए पंछी के समान? तो सही विकल्प हुआ चौथे वाला, थके हुए पंछी के समान। छठा प्रश्न, किन उदाहरणों से कवि का विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाता है? एक ज्योति के पीछे अगणित पतंगों का जलकर मरना, एक बूंद पानी के लिए करोड़ों चातकों का तप करना, चांद के लिए चकोर का अपने जीवन को दांव पर लगाना, या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, कोटि कोटि में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, या मानवीकरण? सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश। आठवां प्रश्न, लघुता शब्द किस प्रकार बना है? ल प्लस घुता, लघु प्लस ता, ल घ और ता, या लघु और तल? तो सही उत्तर होगा दूसरे वाला, लघु प्लस ता। तो बच्चों, इन दो प्रश्नों के अतिरिक्त छठा प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ रूप में ही दिया गया है। तो एक बार छठे प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यह प्रश्न शब्दकोश पर आधारित है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, शब्दकोश किसे कहते हैं? और 4 विकल्प हैं, जिसमें शब्दों के अर्थ पर्यायवाची आदि वर्णानुक्रम में हो, या जिसमें पर्यायवाची शब्द हो,
या जिसमें विलोम शब्द हो या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा पहले वाला, जिसमें शब्दों के अर्थ पर्यायवाची आदि वर्णानुक्रम में हो। दूसरा प्रश्न, शब्दकोश शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी भाषा? तो सही विकल्प है लैटिन भाषा। तीसरा प्रश्न, शब्दकोशीय क्रम में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? उद्यान, कोमल, आभूषण या विद्यालय? सही विकल्प है आभूषण, क्योंकि शब्दकोश के अंदर पहले स्वर आते हैं और बाद में व्यंजन, और स्वरों में भी अ से प्रारंभ होकर के वह एक क्रम में ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अ वाला कोई शब्द नहीं है, तो इसका मतलब आ वाला इन सभी में पहले नंबर पर आएगा। चौथा प्रश्न, शब्दकोश में निम्नलिखित संक्षेप चिन्हों का मिलान कीजिए। सर्व, बहु, वी और उप, और इसके समक्ष जो दे रखे हैं वे हैं बहुवचन, सर्वनाम, उपसर्ग और विशेषण। तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि सर्व सर्वनाम के लिए है, बहु बहुवचन के लिए है, वी विशेषण के लिए और उप उपसर्ग के लिए। इसी क्रम में अंतिम प्रश्न जो इसके अंदर वस्तुनिष्ठ बच गया वह है, शब्दकोश के क्रमानुसार निम्न में से पहले कौन सा शब्द आएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, पकड़, पक्का, पमार या फिर पंप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंप, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस पर अनुस्वार होता है वह पहले आता है, फिर उसके बाद अनुनासिक वाला आता है, और फिर बिना अनुस्वार या अनुनासिक वाला जिसमें सिर्फ अ जुड़ा हुआ हो वह आएगा। तो इस दृष्टि से पहले पंप, फिर पंवार और उसके पश्चात पकड़ और फिर पक्का, यही क्रम बनना चाहिए। तो यानी सबसे पहला उत्तर कौन सा हुआ? पंप। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न और उनके उत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और अब आप इसी तरह से डटकर मेहनत करेंगे और अभ्यास कार्य करके अपना वार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।